हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू चैप्टर 5 ऑफ क्लास 11th हिस्ट्री। और चैप्टर 5 का नाम है नोमैडिक एम्पायर्स। अब देखिए, ये जो नाम है ये बड़ा ही अजीब सा नाम है। अजीब सा कैसे? क्योंकि नोमैडिक एक ऐसी टर्म है जो किसके लिए यूज़ की जाती है? ऐसे लोगों के लिए जो कहीं पर भी घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं। लेकिन एम्पायर जो टर्म है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? वो यूज़ की जाती है ऐसे लोगों के लिए जो रूल कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो बात हो रही है रूलर की, और यहाँ पर बात हो रही है किनकी? जो इधर उधर घूमते हैं, जो बंजारे लोग होते हैं। तो अब इस चीज को देख के तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया ये दे तो दे क्या दिया। कुछ बच्चों को तो रोना भी आ जाएगा कि व्हाट इज दिस नेम। बट बेटा ये चैप्टर उतना ही इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, पहली चीज उन्होंने यही दे रखी है कि जो नोमैडिक एम्पायर है उसमें दो वर्ड के अलग मीनिंग है। नोमैडिक कौन? जो इधर उधर घूमते हैं। और ट्राई जो आपके एम्पायर है वो कौन? जो टेरिटरी पे डोमिनेट कर रही है, रूल कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ये समझिए कि जब नोमैड्स ने रूल करना शुरू कर दिया तब वो चीज नोमैडिक एम्पायर बन गई। कि ऐसे क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज हम इस चैप्टर में देखेंगे। अब पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा था कि जो सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स हैं उनके ओरिजिन कहाँ पे थे? बेदोइन नोमैटिक ट्रेडिशंस के अंदर, अरेबियन पेनिनसुला के अंदर। और ये चैप्टर अब क्या स्टडी कर रहा है? ये चैप्टर स्टडी कर रहा है डिफरेंट ग्रुप ऑफ नोमैड्स के बारे में, जिसके अंदर मंगोल्स आएंगे सेंट्रल एशिया के। अब इसके अंदर जो सेंट्रल एशिया में स्टैब्लिश किया था एम्पायर, वो किसने स्टार्ट किया था? वो स्टार्ट किया था चंगेज खान। ये गैंगीस खान नहीं है, इनको चंगेज खान बोला जाता है। इनका ओरिजिनल नेम तेम्युजिन था। व्हाट वाज हिज ओरिजिनल नेम? तेम्युजिन। बट बाद में इनका नाम चंगेज खान रख दिया गया था। तेम्युजिन क्यों? तेम्युजिन का मतलब होता है ब्लैक स्मिथ, लाइक लोहार टाइप जो होते हैं। पर बाद में जैसे जैसे इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था, वो फिर उनका नाम चंगेज खान हो गया। अब हिस्ट्री के अंदर जो चंगेज खान की इमेज है वो हर जगह बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट नेगेटिव इन मैनी हिस्टोरिकल थिंग्स। इसका रीजन क्या था? कि जो मंगोलियन ट्राइब थी, जो मंगोलियन एम्पायर था जो चंगेज खान ने स्टार्ट किया था, उसकी अपनी कोई राइटिंग्स नहीं है। उन्होंने अपनी खुद की कोई भी राइटिंग नहीं लिखवाई है। जो सारी राइटिंग, जो सारी हिस्ट्री है वो किसी ना किसी, या तो ट्रैवलर ने लिखी है या उससे रिलेटेड कोई लोग थे उन्होंने लिखी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी हिस्ट्री जो चंगेज खान के बारे में है वो क्या है? बायस्ड है। पर मोस्ट ऑफ द चीज़ें स्टडी करने के बाद, रीड करने के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आती है। जो हिस्ट्री में इनकी इमेज है वो क्या है कि ये बहुत ही ब्रूटल, ही वॉज वेरी ब्रूटल। ब्रूटल इन द सेंस कैसे? कि बिकॉज ही वॉज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑलमोस्ट 4 करोड़ डेथ्स। 4 करोड़ डेथ्स के रिस्पॉन्सिबल इनको माना जाता है। अब अगर हम इनके ओरिजिनल नाम की बात करें तो इनकी लाइफ जो थी ना वो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड नहीं थी। वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। और जो उनके दुश्मन थे उन्होंने इनके फादर को जहर दे दिया था जब इनकी एज ऑलमोस्ट 9 इयर्स थी। जस्ट 9 इयर्स। और उसके बाद इनकी जो मम्मी थी, इनको उस गांव से एक्सपेल कर दिया गया था और वो मजबूर हो गई थी अपने और अपने बच्चों को अकेले पालने पर। मतलब ये लोग ऐसा 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 टाइम आ जाता था चंगेज खान, जो माना जाता है हिस्ट्री के हिसाब से कि चंगेज खान की लाइफ में ना एक ऐसा टाइम भी आया था कि भूख के मारे उसे इतनी भूख लग रही थी कि उसने लगभग अपने भाई को मार ही दिया था। कि भूख मिटाने के लिए उसको अपने ब्रदर को मारना पड़ता, मारा नहीं था बट वो सिचुएशन आ गई थी उनके यहाँ पर। सो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा सही नहीं रहती। उसके बाद फिर इनकी शादी होती है। पर इनके दुश्मन जो थे, इनको और इनकी वाइफ को, ये दोनों को ये एबडक्ट, किडनैप करके ले जाते हैं और उनको स्लेव्स बना दिया जाता है। उनको एक तरीके से गुलाम बना दिया जाता है और उनसे सब गुलामी वाले काम करवाए जाते थे। लाइक इतनी बुरी लाइफ इनकी स्टार्टिंग में रही है, बट इन सब से, इन सब दुखों से उभर के सामने आता है एक फॉर्मिडेबल वॉरियर एंड अ लीडर। इन सब चीज़ों से डरते नहीं हैं ये, और इन सब चीज़ों को बहुत ही ब्रिलियंटली फेस करके ये एक अपनी आर्मी बनाता है। ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन द स्टार्टिंग, लेकिन लाइफ में जब बहुत ज़्यादा मुसीबत इनके जीवन में आती हैं तो ही बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली।
और अपने ही जैसे लोगों को वो ढूंढते हैं और एक वेल स्टैब्लिश्ड आर्मी जो ये है तैयार करते हैं, और उस वेल स्टैब्लिश आर्मी के जो सपोर्ट से वो लगभग आप ये देखिए पूरे वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर में से एक आते हैं। अब इनकी लाइफ में ना बड़ा बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये हम चैप्टर के साथ धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब जो ये चाइना वगैरह का सारा पूरा रीजन था, ये इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से चंगेज़ खान ने ट्रेडिशनल सोशल पॉलिटिकल कस्टम्स को मिलिट्री मशीन्स में घुसा कर किस तरीके से पूरे वर्ल्ड पे इन्होंने रूल किया था। पता है चंगेज़ खान का खासियत क्या थी कि ये बिलीव करते थे मेरिटोक्रेसी पे। मेरिटोक्रेसी क्या होती है कि ऐसा नहीं है कि अगर तुम किंग के बेटे हो तो तुम बहुत बहादुर होगे, और अगर तुम नोमैड्स हो, चरवाहे हो तुम, तो तुम बहादुर नहीं होगे। ही वॉज लाइक नो, इफ यू आर मेरिटोरियस, इफ यू आर गुड, you deserve to be in my team, just he was his thinking was। जबकि एक बार की बात क्या है कि एक वॉर था जिसमें उनको इनकी ऑलमोस्ट डेथ हो गई थी। एक बंदा था अपोजिट आर्मी में, उन्होंने इनको शूट कर दिया। अब ये बेहोश हो गए, इनको चोट लगी, फिर इनको जैसे होश आता है क्योंकि किंग थे तो इतनी जल्दी तो नहीं मरते, तो इन्होंने उठते ही पूछा कि कौन है ये, कौन है वो जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि इसने मुझ पे गोली चलाई। तो अपोजिट वॉरियर में से एक वॉरियर आता है, मैं हूँ जिसने आप पे गोली चलाई थी। एंड ही गॉट सो इम्प्रेस्ड बाय हिम कि उन्होंने कहा कि इसको गुलाम बनाओ, और गुलाम बनाने के बाद उसको वहां पे ले जाते हैं, उसके कहते हैं कि तू गुलाम नहीं है, तू हमारा मंत्री है। एंड उस बंदे को ये चीज़ इतनी अच्छी लग जाती है कि वो भी पूरे लाइफ उनके साथ लॉयल्टी में काम करता है, क्योंकि इनका पता है क्या, एक ही जो मोटो था, दैट वाज एब्सोल्यूट लॉयल्टी। इफ यू आर एब्सोल्यूटली लॉयल, आई एम विद यू, एंड इफ यू आर नॉट एब्सोल्युटली लॉयल विद मी। इनका तरीका पता है क्या होता था किसी भी जगह को कैप्चर करने का, कि वहां जाते थे और पूछते थे हाँ भाई मंजूर है क्या, तो अगर कोई मंजूर कर देता था ठीक है, मना करते थे फिर अटैक करके फिर वो लाखों करोड़ों लोगों को मरवा देते थे, फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हाँ भैया हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। इनकी अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी ऑलमोस्ट 6 वाइफ्स थी, ऑलमोस्ट क्या 6 वाइफ थी, और 500 प्लस इनकी जो थी वो और भी रिलेशनशिप्स थे। इनफैक्ट कई सारी स्टडीज़ में तो ये भी कहा जाता है कि जो चंगेज़ खान थे ना, उनके जो जीन्स हैं, उनके जो वाई क्रोमोसोम्स हैं, उसके लगभग 16 मिलियन लोग आज भी यहाँ वर्ल्ड में मौजूद हैं। यानी कि लगभग 16 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके अंदर चंगेज़ खान का डीएनए है। सो ये बहुत ही लाइक ऐसे टाइप के रूलर थे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी थी, मेरिटोक्रेसी में बिलीव करते थे, और उसके अलावा इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए थे। और इनका पता है क्या सबसे मोस्ट जो चीज़ थी जिन्होंने बहुत हेल्प करी थी इनको कहीं पर भी रूल करने की, वॉज टॉलरेंट ऑफ ऑल रिलीजन। जैसे और लोगों का क्या था, जैसे इस्लाम में हमने देखा कि वो कहीं कैप्चर करते थे तो वो क्या चाहते थे कि इस्लाम में लोग कन्वर्ट हो। इसका ऐसा नहीं था, ठीक है कंट्री जीत ली हमने, हो गया। और कई सारी तो ऐसी कंट्री थी कि उन्होंने जीत के छोड़ दी कि हाँ भैया हम क्या करेंगे, बस ठीक है हमें जीतना था हमने जीत लिया ये। तो इन सब की हिस्ट्री हमें मिलती कहाँ से, जैसे कि हमने देखा उन्होंने खुद तो लिखवाई नहीं थी, क्रॉनिकल से, ट्रैवलॉग से, डॉक्यूमेंट जो थे लिटरेचर के, जो ऑथर्स थे वो कई बार इग्नोरेंट भी थे, और कई बार उन्होंने बायस रिपोर्ट भी लिखी है नोमैडिक लाइफ के बारे में। और लिखी किस किस ने, इन्होंने बुद्धिस्ट ने, कॉन्फेशियन ने, क्रिश्चियन ने, तुर्किश ने, मुस्लिम ने, सब ने लिखी है। सब ऑलमोस्ट मंगोल कस्टम से उतने ज़्यादा फैमिलियर नहीं थे। कुछ लोगों ने सिंपैथेटिक अकाउंट्स भी लिखे हैं, कुछ लोगों ने अच्छे अकाउंट्स नहीं भी लिखे उनके बारे में, कुछ लोगों ने अच्छी बातें लिखी हैं, कुछ लोगों ने अच्छी बातें नहीं लिखी। मोस्ट ऑफ द चाइनीज़ ने तो इन्हें प्रिमिटिव बारबेरियन बोल दिया है। बारबेरियन कैसे भैया, चाइनीज़ लिटरेचर ने जो लिखा है पूरा ये मंगोलियन रूल के बारे में, उन्होंने तो इतनी नफरत के तरीके से लिखा है कि हाँ इस इंसान में कोई एक खूबी थी ही नहीं। अब उनके भी रीज़न थे भाई, अगर कोई तुम्हारी कंट्री को कैप्चर करेगा, हम क्या ब्रिटिशर्स को कभी अच्छा बता सकते हैं कि उन्होंने रूल किया, हाँ भाई कुछ तो अच्छा काम किया ही होगा। मे बी शायद हम में से एक आध जना कह भी देते हैं कि कुछ उन्होंने मे बी शायद अच्छा काम किया हो, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब चीज़ें नेगेटिव थी। तो ग्रीक नॉन ग्रीक लोगों के लिए यूज़ होता है जिसमें, जिसका मतलब क्या होता है, नॉइस।
तो जैसे बार-बार से क्या होता है, नॉइज़ जैसी साउंड आती है, इसका मतलब क्या है, जैसे बच्चे साउंड करते हैं ना, चीखते चिल्लाते हैं। और उसके अलावा इसका मतलब क्या है, कॉवर्डली, जो कायर हैं, जो बिल्कुल लड़कियों जैसे बिहेव करते हैं। अब एफेमिनेट को आई डोंट नो व्हाई हिस्ट्री में नेगेटिव लिया जाता है कि इफ समबडी इज बिहेविंग लाइक अ फीमेल, वो क्या है, वो कमजोर है। एफेमिनेट इसलिए वो उसको बोल दिया करते थे। दैट इज रॉन्ग, बट हिस्ट्री इस चीज को वहां से इस वर्ड को नेगेटिव टर्म में लेके आती है। और कैसे थे, बहुत ही ज्यादा लग्जरी में बिलीव करते थे, क्रूअल थे, ग्रीडी थे। स्टीरियोटाइप इतना ज्यादा कर दिया उनका कि कोई भी चीज पॉजिटिव मीनिंग बता ही नहीं रही थी इनके बारे में, जो चाइनीज लिटरेचर है वहां पे। अब जो मोस्ट वैल्यूएबल रिसर्च जो मंगोल्स पे हुई थी, वो रशियन स्कॉलर्स ने करी थी। लगभग अगर हम जार के रिजाइम की बात करें तो वहाँ पर। और जो जैसे सर्वे नोट्स मिले हैं, जो ट्रैवलर्स ने, सोल्जर्स ने, मर्चेंट्स वगैरह ने लिख के दिए थे। अब चंगेज खान और इमर्जिंग मंगोल एम्पायर जो था, वो ह्यूमन स्केल पे बहुत ही ट्रांजिशन जैसा काम किया था। एक बहुत बढ़िया लाइन है, फ्रॉम ट्राइबल टू फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, कि जो लोग इनको ट्राइबल कहा करते थे कि हाँ ये तो चरवाहे हैं, तो घूमते फिरते रहते हैं, टू फ्यूडल। फ्यूडल इन द सेंस कि हाँ ये चरवाहा ही तुम्हें रूल कर रहा है। अब एक रिलेटिवली क्लासलेस सोसाइटी की बात करिए, क्लासलेस इन द सेंस कि यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है कि इनका धर्म कौन सा था, इनकी क्लास कौन सी थी। इन सबको सिर्फ यही बोला जाता है कि नोमैड से, ये चरवाहे थे। अब चरवाहे कोई भी हो सकते हैं, जो बंजारे थे उस समय वो कोई भी हो सकते थे, किसी भी रिलीजन के हो सकते थे, और सबका पूरी के पूरी तरीके से स्वागत था। अब जो चंगेज खान थे, उन्होंने स्लेवरी भी अबॉलिश करने की कोशिश करी थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि एक स्लेव को कितना गम होता है लाइफ के अंदर, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ के भी कुछ इंपॉर्टेंट साल स्लेवरी में ही बिताए थे। अब इन्होंने बहुत एक्सीलेंट रिसर्च करी है मंगोल लैंग्वेजेस पे। अब सोसाइटी और कल्चर को कुछ और स्कॉलर्स ने लिखा है, जैसे बोरिस की अगर हम बात करें तो बोरिस या याकोव लेविक, जो जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, उन्होंने बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें लिखी थी, जिससे बाद में उनको क्या करना पड़ा था, बहुत सारे ट्रबल्स और सेंसर्स, ये सारी चीज़ें भी झेलनी पड़ी थी, कि चंगेज खान जैसे दुष्ट पापी इंसान के बारे में आप ये इतना अच्छा अच्छा कैसे लिख सकते हैं। भाई उनके अपने थॉट्स थे, उनको जो अपने ट्रैवलॉग्स मिले थे उस हिसाब से उन्होंने काम किया था। अब ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्पैन की अगर हम बात करें मंगोल एम्पायर में, तो इसमें ऐसे सोर्सेज भी मिले हैं कि मतलब आप ये देखिए, कई सारी लैंग्वेज में, मतलब अनगिनत लैंग्वेज में ये सारी इनकी हिस्ट्री लिखी गई है। चाइनीज, मंगोलियन, पर्शियन, अरेबिक, इटालियन, लैटिन, फ्रेंच, रशियन, सब में। बस इस बंदे ने अपनी हिस्ट्री कभी खुद नहीं लिखवाई। जो ट्रैवलर्स थे, जो लिटरेचर एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने ही इसकी हिस्ट्री जो थी वो खुद लिखी थी। अब जो एक जगह की हिस्ट्री थी, वो दूसरी जगह की हिस्ट्री से मोस्ट ऑफ द टाइम मैच ही नहीं करती थी। कोई तो इनके बारे में बहुत पॉजिटिव लिख रहा है, कोई बिल्कुल नेगेटिव लिख रहा है, वो आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं, ये बंदा इतना अच्छा था, ये बंदा इतना बुरा था। पर ये अब पढ़ने वाले के ऊपर है कि वो इस सिचुएशन को देख के क्या इमेजिन करता है, क्या समझता है। सो अब मंगोल्स ने ऑलमोस्ट ना के बराबर लिटरेचर खुद से दिया था, तो हमें वही बिलीव करना पड़ेगा जो लोग लिख के गए हैं, और उनमें से सब चीज़ों को स्टडी करके उसका मीनिंग निकाल के। अब कई वर्क है स्कॉलर्स की, जैसे अगर हम बात करें इगोर दी रैशेविल्स की, जिन्होंने द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स, एंड गेरहार्ड टॉर्फर ने जो तुर्किश टर्मिनोलॉजीज के बारे में लिखा है, उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से सेंट्रल एशियन नोमैड्स जो थे वो आगे बढ़ते हैं। अगर हम नोटिस करें, इस पूरे चैप्टर में हम क्या नोटिस करने वाले हैं कि किस तरीके से चंगेज खान और मंगोल ने पूरे वर्ल्ड के एम्पायर पे एक तरीके से रूल कर दिया था, और किस तरीके से इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, इनकी जो सोच थी वो क्या थी। तो उस सोच के बारे में ये चैप्टर बहुत सारा कुछ डिस्कस करता है। देखिए मैप देखिए, ये पूरा जो ग्रीन कलर में कवर्ड है, दिस इज व्हाट, दिस इज होल मंगोलियन एम्पायर। अच्छा, इतना इंडिया के पास होने के बाद भी जो चंगेज खान था, उसने ऐसा क्यों, मतलब उसने इंडिया पे रूल अटैक क्यों नहीं किया? रीजन क्या था इसका? आप बता सकते हैं व्हाट वाज द रीजन दैट इट डिडंट अटैक इंडिया? इफ यू नो, लेट मी नो कि क्या रीजन हो सकता है कि इन्होंने इंडिया पे इन्वेड नहीं किया था। ओके,
सो अब इंट्रोडक्शन में ये देखिए क्या दे रखा है कि अर्ली डिकेड ऑफ 13th सेंचुरी जो थी वो बहुत ही एक तरीके से चेंज वाला टाइम था, क्योंकि एक नई पावर एंटर करती है वर्ल्ड में चंगेज खान के नाम से, जिसने पूरे मंगोल के लोगों को, पूरे नोमैड्स को एक साथ कर दिया था। अब जो उसका विजन था ना, वो नॉर्मल पॉलिटिकल विजन जैसा नहीं था। इट वॉज नॉट रिलेटेड टू द क्लास, इट वॉज नॉट रिलेटेड टू द रिलीजन, इट वॉज नॉट रिलेटेड टू द कलर, इट वॉज जस्ट अबाउट द एब्सोल्यूट लॉयल्टी। तो जहां पर उसको एब्सोल्यूट लॉयल्टी मिलती थी, जहां पे मेरिटोक्रेसी दिखती थी, जहां पे बेटर दिखता था कि उसको अगर उसके वहां पे जीतना है तो वो उस पर अटैक करते थे, और वो उसको जीतते भी थे। मोस्टली जो मंगोलियन एम्पायर है, वो जो बेस था वो चंगेज खान ने बनाया था, पर जो वास्ट हुआ था ये, वो उनके ग्रैंडसन्स जो भी थे, उनके राज में ये सारी चीज़ें क्या होने लग गई थी, बेटर होनी शुरू हो गई थी। जैसे अगर हम बात करें कि अपनी लाइफ टाइम पे इतना कुछ नहीं हो पाया था, लेकिन अपनी लाइफ टाइम के बाद जो वो बेस बना के गए थे, जो उसके ग्रैंडसन्स थे, उन्होंने बहुत बढ़िया सब चीज़ पे कैप्चर किया था। अगर हम बात करें चंगेज खान आइडियल्स की, तो ग्रैंडसन जो हैं वो मोंग के, उन्होंने वॉर्न किया था जब फ्रेंच रूलर लुइस नाइन को, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन वर्ड्स के साथ वॉर्न किया था कि इन हेवन देयर इज ओनली वन एटर्नल स्काई। पूरे पता है स्वर्ग में सिर्फ एक एटर्नल स्काई है, अर्थ पे सिर्फ एक भगवान है, और उस भगवान का नाम है चंगेज खान, और उस भगवान की औलाद हूँ मैं। सो दैट वाज हिज वर्ड्स। और उसके अलावा जिस पावर के साथ उन्होंने ये सारी चीजें करी थी कि when the power of the eternal heaven, the whole world from the rising of the sun to its setting shall be one in joy and peace, and that it will be made clear what we are going to do. But when you have understood the decree of eternal heaven, you are unwilling to pay attention and believe it, saying, our country is far away, our mountains are mighty, our sea is vast, and in this confidence you bring an army against us. We know what we can do. वो क्या है कि जब एक तरीके से फ्रांस से उनकी लड़ाई होने वाली थी, अब जो फ्रांस का रूलर था वो सोच रहा था उस पर अटैक करे, तो उन्होंने क्या बोला था कि यही वाली लाइन बोली थी कि पूरे जो धरती पर है ना, एक ही भगवान है चंगेज खान, उस भगवान की औलाद मैं हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये जो सारी कंट्री हैं, ये जो सारे माउंटेन्स हैं, ये सारे सी हैं, ये पार करके तुम आ जाओगे तो ये हमारा है। और ये जो कॉन्फिडेंस था ना उसके वर्ड्स का, सिर्फ ये वर्ड्स नहीं था, खाली वर्ड्स नहीं थे, उन्होंने सच में जो था, जहाँ पे उन्होंने धमकी दी, उस चीज़ को उन्होंने कैप्चर किया था। सिर्फ एम्प्टी थ्रेट्स नहीं थे ये। जो अगर हम बात करें अनदर ग्रैंडसन ऑफ चंगेज खान की बातों की, उन्होंने पूरे रशियन लैंड्स को, मॉस्को को, सबको डिवास्टेट करके पोलैंड, हंगरी, वियना, सब पे जो था सबको सीज कर लिया था। अब 13th सेंचुरी में जो द एटर्नल स्काई वॉज द साइड ऑफ मंगोल्स एंड मेनी पार्ट्स ऑफ चाइना, मिडल ईस्ट, यूरोप, सब कुछ किसके अंदर था, चंगेज खान के कॉन्क्वेस्ट के अंदर था। अब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था ये। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।